वेलकम टू सचिन योद्धा स्मार्ट क्लासेज। आप सभी को सुप्रभातम। आज जो है कि हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में ब्रिटेन की नीतियां और भारत पर इसका प्रभाव क्या पड़ा। पहले चैप्टर में हम लोगों ने पहले टॉपिक पर हमने देखा था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ। उस पर हमने 3 रिलेटेड वीडियो बनाए थे। फिर उसके बाद हमने बताया, उससे पहले के वीडियो में हमने दिखाया था कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन कैसे हुआ। तो इन दोनों के बाद पहले जब यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन होता है तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। समझे। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जब उन्होंने भारत को संपूर्ण अपने अधीन कर लिया तो ये बताओ नीतियाँ बनाएंगे कि नहीं, कुछ पॉलिसी तो बनाएंगी ना। अब हम लोग जब एक घर बनाते हैं ना, जब एक घर बनाते हैं तो उसके भी हम लोग नीति नियम कर देते हैं कि ये जो है कि क्या होगा, यहाँ पर पूजा होगा, यहाँ पर मसाला पीसा जाएगा, ये किचन होगा, समझे, ये बेडरूम होगा, ये ड्राइंग रूम होगा। तो ये क्या है, नीतियाँ ही तो हैं घर से रिलेटेड, है कि नहीं। अब आप एक परिवार वाले हैं तो भी आपकी नीतियाँ कुछ और रहती है, आप समाज में रहते हैं तो भी आपकी कुछ नीतियाँ होती हैं, समझे। तो उसी तरह से जब ब्रिटेन या हमारी सरकार जब बनती है तो मोदी सरकार की कुछ और नीतियाँ हैं, कांग्रेस सरकार की कुछ और नीतियाँ हैं। तो उसी तरह से जब ब्रिटेन जब भारत में आएंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप को स्थापित करने के लिए कुछ नीतियों को तो ज़रूर लागू करेंगे जिससे कि उनको अधिक से अधिक लाभ हो सके। अब जियो क्या नीति लागू करता है ना, नीति है ना उसका कि हम इतना डाटा जीबी फ्री कर देंगे। तो क्या वो सेतिया दे रहा है? नहीं, बल्कि उसमें उसका भी फ़ायदा है और साथ ही आपका भी फ़ायदा है। समझे। कोई भी कंपनी घाटे में काम नहीं करेगी, समझना बात को। लेकिन कुछ कंपनियां होती हैं जो सस्ती होती हैं, अच्छी होती हैं, कुछ कंपनियां होती हैं जो महंगी होती हैं, समझे। तो यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर ब्रिटिश जब नीतियाँ आई थी, जब ब्रिटिश नीतियाँ भारत पर प्रभाव, या ब्रिटिश को जो कब्जे में किया, वो ब्रिटेन की सरकार भारत को गुलाम नहीं बनाई। नहीं बेटा, दिस इज भ्रम, समझे। क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी एक प्राइवेट कंपनी, और वो प्राइवेट कंपनी ने भारत को गुलाम बनाया था। जैसे आज के अगर हम समय देखें तो मान जो हमारी क्या है, रिलायंस प्राइवेट कंपनी है, ये जो है कि गई ऑस्ट्रेलिया में बहाना दे करके, क्या बहाना दे करके कि हम बिजनेस करेंगे। और बिजनेस करने ही जा रही है, कोई और नीति नहीं है। लेकिन जब देखिए ऑस्ट्रेलिया में जो है कि आपसी भेदभाव है तो ऑस्ट्रेलिया में अपना राज्य स्थापित कर ली, अपनी जो है कि अपनी नीतियाँ लागू करने लगी। तो वो तो प्राइवेट कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत को गुलाम बनाई। हाँ, बशर्ते एक बात है, उसकी सरकार उसको सपोर्ट कहीं ना कहीं कर रही थी, मिलिट्री फोर्स हो या विदेश नीति हो, इस मामले में सपोर्ट कर रही थी। कितनों हो जाएगा, हसुआ अपने ओर खींचता है। हसुआ जो धार होता है ना, अपने ओर खींचता है। हमारे भोजपुरी में कहावत है कि दोनों हो हसुआ अपने ओर खींची। तो जब उसकी देश की प्राइवेट कंपनी है तो कहीं ना कहीं गवर्नर जो पॉलिसी है, राज्य की जो पॉलिटिकल है, तो ब्रिटेन वाले भी तो सपोर्ट करेंगे उस कंपनी को, क्योंकि उससे उनके भी देश को लाभ है। तो यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे इस इकाई 3 में, जो है कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अब चर्चा करेंगे कि यूरोपीय व्यापारियों के आगमन और ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के होने के बाद उन्होंने कौन कौन सी नीतियाँ लागू किया। अब ध्यान देना, जब वो आए तो उन्होंने कौन कौन सी नीतियाँ लागू किया। साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति में आप लोगों को क्या पढ़ना है कि उन्होंने किस तरह से साम्राज्य का विस्तार किया, किस तरह से भारत को अपने कब्जे में किया, समझे। तो ये हो जाती है साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्य का विस्तार करना, यानी कि एक मेरा घेरा है लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा और इलाका बढ़े और ये वाला भी मेरा हो जाए, इसको कहते हैं साम्राज्यवादी नीति, समझे। तो इस तरह से अगर हम बात करें आप लोगों को साम्राज्यवादी नीति के बारे में अंतर्गत ही हम यही पढ़ेंगे कि आखिर किस तरह से उन्होंने भारत में अपना साम्राज्य फैलाया, एक राज्य से दूसरे राज्य को जीता, कैसे उनकी नीतियाँ क्या थी, समझे। साम्राज्यवादी नीति में हम लोग डिस्कस करेंगे। आर्थिक नीति में हम लोग देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से भारत में अपनी आर्थिक नीति लागू किया। आर्थिक नीति मतलब कंपनी खोले, किस तरह से भारत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने का प्रयास किया। आर्थिक मतलब जानते हैं क्या, अर्थ। अर्थ मतलब पैसा। अर्थ पे अर्थ है, और अर्थ ना हो तो जीवन व्यर्थ है। यानी अर्थ मतलब पृथ्वी पर पैसा है और पैसा ना हो तो जीवन व्यर्थ है। तो इसीलिए कहावत कहा गया है, कैश है तो ऐसे है, अर्थ पे अर्थ है, अर्थ न हो तो जीवन व्यर्थ है। तो आर्थिक नीति
रिलेटेड है आपके पैसे से। और शिक्षा नीति क्या होती है कि उन्होंने जब वो आए तो शिक्षा भी तो अपना लाएंगे, उनकी जो टेक्नोलॉजी उनको सिखाने के लिए, या भारतीय में अपना संस्कृति कहीं ना कहीं थोपेंगे। तो वो जब आते हैं तो अपनी शिक्षा नीति बनाते हैं, प्रशासनिक नीति बनाते हैं कि किस तरह से भारत में यहाँ के लोगों पर शासक करना है, समझे। प्रशासनिक नीति भी बनाते हैं, प्रेस नीति भी बनाते हैं, प्रेस मतलब मीडिया, प्रेस नीति भी बनाते हैं। और सांस्कृतिक नीति मतलब ईसाई धर्म को ज़्यादा प्रचारित किया, क्योंकि वो ईसाई धर्म से रिलेटेड थे, समझे। और जो अपनी सभ्यता है वो जो है कि कहीं ना कहीं लागू किया। अपनी सभ्यता जो अंग्रेज की सभ्यता थी वो भारत में लाए, इसको हम लोग कहते हैं सांस्कृतिक नीति, समझे। देखो उन्होंने कुछ तो अच्छे काम किए, लेकिन फाइनली हम बता देते हैं उनका मेन मोटिव था अपना फ़ायदा, समझे। उनका मेन मोटिव था कि हम किस तरह से भारत को ज़्यादा से ज़्यादा जकड़ सकते हैं, किस तरह से हम भारत से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। जैसे एक कंपनी जो होती है ना, जब मज़दूर को रख लेती है ना, तो वो सोचती है कि अगर हम 300 रुपया मजदूरी दे रहे हैं ना, तो किस तरह से उस 300 रुपया को निकालें, समझे। इसीलिए अगर आप दाता बन गए ना किसी के लिए, तो ये समझिए कि आपको जिंदगी में कोई दुख नहीं होगा। ये रीज़न था कि वो मुनाफा भारत से ज़्यादा कमाना चाहते थे। उनका मेन मोटिव था भारत जाए भाड़ में, उनका मेन मोटिव था अपना फ़ायदा, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, समझे। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, सर्वप्रथम साम्राज्यवादी नीति के बारे में डिस्कस करेंगे। साम्राज्यवादी नीति में क्या होता है आप लोगों को बता दें कि सबसे पहले जो साम्राज्यवादी नीति लागू किया था वह एक फ्रांसीसी गवर्नर थे, डुप्ले। 1742 में सर्वप्रथम उनके ही मन में क्या आया था, उनके ही मन में सर्वप्रथम आया था कि साम्राज्यवादी नीति का विस्तार। लेकिन उनके मन में सर्वप्रथम तो आया, लेकिन वो फेल मार गए। लॉर्ड वेलेजली इस काम में सफलतापूर्वक सक्सेस हुआ, और वो जो है कि साम्राज्यवादी नीति का जनक माना जाता है भारत में। ब्रिटिश के लिए, ब्रिटिश के रूप में मतलब वो जनक माना जाता है कि भारत में जो भी साम्राज्यवादी नीति था ब्रिटिश का, उसमें मुख्य योगदान और स्पष्ट योगदान किसका था, लॉर्ड वेलेजली का था। तो साम्राज्यवादी नीति में हम लोग मेन दो चीज़ पढ़े। एक तो इसका फाउंडर कौन था, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। फाउंडर कौन था, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। लेकिन इसका लागू बढ़िया रूप से लागू और स्पष्ट रूप से कौन इसका फ़ायदा उठाया, वेलेजली। वेलेजली ब्रिटिश का था, ब्रिटिश की तरफ से आया था गवर्नर, समझे। इतना क्लियर। और वेलेजली ने क्या किया कि ब्रिटेन की साम्राज्यवादी नीतियों में 3 नीतियाँ बहुत महत्वपूर्ण थी। आप लोग को बता दें, एक था कौन सी नीतियाँ थी, एक नीति थी सहायक संधि, एक थी व्यक्तिगत संधि, व्यक्तिगत संधि, और अदर्स आ जाती हैं। बाकी में जो है कि क्या आ जाती हैं, अदर्स आती हैं। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। सहायक संधि के जो जन्मदाता होते हैं वो जो है कि माना जाता है कि इसको लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधि का मेन माना जाता है। लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधि को मेन माना जाता है। और व्यक्तिगत संधि यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसके जो है कि मेन कौन थे, लॉर्ड डलहौजी, समझे। क्या होता है कि ये क्या करते थे, लॉर्ड वेलेजली जब किसी भी राज्य को, भारतीय राज्य को हरा देते थे या कब्जा कर लेते थे, तो वो वहाँ के शासकों से सहायक संधि स्वीकार कर लेते थे। अब मान जाओ कंपनी में या इंग्लैंड से सारे लोग तो आएंगे नहीं, और इतनी पूरी प्रशासनिक खर्चा प्रशासन को देखना है, तो वो तो जो पहले से राजा है वही तो संभाल सकते हैं। लेकिन उन राजा को काबू में कैसे करें, इन्होंने बखूबी सीख लिया था। इनकी नीति यही थी। सहायक संधि में क्या कर दिए, राजा को दबाव डाल करके और राजा को ही अपने अधीन कर लिया पूरा प्रशासन के अंतर्गत। और राजा को कहा कि देसी रियासतें जितनी भी होंगी, मान जाओ अवध को जीता
तो एक देसी रियासत थी। जो भी सहायक संधि स्वीकार करेगा उसको मुख्यतः 5 चीज़ें अपना योगदान देनी पड़ेगी, मुख्यतः 5 शर्तें होंगी। जो भी सहायक संधि स्वीकार करेगा उसे स्वीकार करना पड़ेगा। पहला, देसी रियासतों के लिए देसी रियासतें उसी परामर्श के अनुसार काम करेगी जिस तरह से ब्रिटेन कहेगा। यानी कि ब्रिटेन जो है कि क्या करेगा, उस देसी रियासत में एक रेजिडेंट रखेगी, अपना आदमी रखेगी, और उसी आदमी के अनुसार, ब्रिटिश रेजिडेंट के अनुसार राजा काम करेगा। पहला ही बात तो ये हो गया। दूसरा का बात ये हो गया कि भारतीय रियासतों के, वो बोला था कि मैं तुम्हारे आंतरिक शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं करूँगा, तुम अपने राज्य में कुछ भी करो, त्राहिमाम कुछ भी करो, हम तुम्हारे आंतरिक शासन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन हम जिससे कहेंगे उसी से तुम्हें मित्रता करनी पड़ेगी, हम जिससे कहेंगे उसी से शत्रुता करनी पड़ेगी, युद्ध करनी पड़ेगी। यानी विदेश नीति भी अपने हाथ में ले लिए, समझे। और देसी रियासतों के लिए बोला कि हमारी जितने भी अंग्रेजी सेना होगी उसका भी खर्च देसी रियासत ही उठाएंगी। और यही नहीं, आप लोगों को बता दें कि ये क्या करते थे, लोन दे देते थे। ये कैसे सहायक संधि स्वीकार करते थे, मान लो किसी राजा को पैसा चाहिए तो कंपनी क्या कर देती थी, उनको लोन दे देती, ले पैसा ले ले, समझे। तो क्या करते थे कि पैसा अगर मांगने पर नहीं देते थे तो ज़बरदस्ती कब्जा कर लेते थे, नहीं तो हरा करके राजा को हटा देते थे। अब राजा सोचते थे कि इसी तरह से अपने आप को बचाने के लिए सहायक संधि को स्वीकार कर लेते थे, समझे। और सहायक संधि के अंतर्गत वह जो है कि साम्राज्य किसका हो जाता था, अंग्रेज़ों का हो जाता था, और राजा एकमात्र कठपुतली ही तो रह गया, सारा पावर उसी के हाथ में, सारा पावर उसी के हाथ में। जैसे कि राष्ट्रपति हो गए हमारे, जो भी सहायक संधि स्वीकार किया वो क्या हो गया, राष्ट्रपति हो गया, और तुम्हें सारा काम करना पड़ेगा प्रधानमंत्री के अनुसार। तो मेन पावर तो लॉर्ड वेलेस्ली इन्हीं के पास है, मतलब लॉर्ड वेलेस्ली नहीं, ब्रिटिशर उन्हीं के पास तो है, ये तो बस मोहरा बन के हो रह गए, समझे। तो सहायक संधि को सर्वप्रथम स्वीकार करने वाले जो थे 1799 में हैदराबाद थे। हैदराबाद के निजाम, इन्होंने सर्वप्रथम सहायक संधि स्वीकार कर लिया। और दूसरे नंबर पर आ जाते हैं मैसूर। मैसूर ने भी 1799 में स्वीकार कर लिया, ये 1798 में स्वीकार किए। 1801 में अवध वालों ने स्वीकार कर लिया, समझे। और मराठाओं ने 1803 में स्वीकार कर लिया। ये मुख्य हैं, और भी थे लेकिन मुख्य की हम डिस्कस करेंगे। हैदराबाद के निजाम सर्वप्रथम 1798 में सहायक संधि स्वीकार कर लिए। मैसूर के जो थे, मैसूर 1799 में युद्ध हार गए थे, टीपू सुल्तान मर गया था, तो उसके बाद वहाँ भी वाडियार वंश को दोबारा बनाए और उनको जो है कि क्या किया, नियुक्त कर दिया, सहायक संधि वो भी स्वीकार कर लिए। इसके बाद आ जाते हैं अवध। अवध के जो नवाब थे वो भी 1801 में संधि स्वीकार कर लिए, और मराठा भी जो है कि क्या थे 1803 में संधि, सहायक संधि स्वीकार कर लिए। और इन संधियों के अंतर्गत क्या होता था कि ये पूरा का पूरा राज्य का जो भी नियंत्रण था अपने हाथों में ले लेते थे, समझे। एक एक चीज़ों को आप लोग नोटिस करते जाना। अब हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से व्यक्तिगत संधि के बारे में कि व्यक्तिगत संधि क्या होती है। तो व्यक्तिगत संधि को जो लागू किए थे वो थे लॉर्ड डलहौजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सहायक संधि का मुख्य कौन थे, लॉर्ड वेलेस्ली, और व्यक्तिगत संधि के मुख्य कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। ये जो लॉर्ड डलहौजी थे ना, इनका कहता भारत में जितने भी राजा थे अगर उनके अपने लड़के ना हो तो वो गोद लिए हुए लड़के को उत्तराधिकारी नहीं बना सकते हैं, समझे। और कई ऐसे राजा थे जिनके अपने लड़के नहीं थे। उसमें से अगर हम बात करें आप लोगों को मुख्यतः कौन कौन सी रियासती थी, सतारा था, जैतपुर था, संभलपुर था, बहार था, उदयपुर था, झांसी थी, नागपुर थे। ये आके जो राजा थे इनके अपने लड़के नहीं थे। तो हमारे सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार अगर हमारे लड़के ना हो
तो हम परंपराओं के अनुसार क्या कर सकते हैं, बच्चों को गोद लेकर के अपना उत्तराधिकारी उन्हें बना सकते हैं। ये हमारी परंपरा कहती है, ये हमारी सांस्कृतिक कहती है, समझे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्हें बहाना बस चाहिए था ना राज्य हड़पने के लिए। ये उसी राज्य में लागू करते थे जहाँ जिनको पहले से हरा चुके थे, लेकिन हरा चुकने के बाद संधि जब वो स्वीकार कर लिए तो पूरा नियंत्रण तो हाथ में आता नहीं था, आधा अधूरा था। तो और मुनाफा कमाना चाहते थे भारत से। जानते हो, जिसका एक बार लालच इनका बढ़ गया, इनका हम मन सहका दिए थे, और जब हार ही गए थे तो करोगे क्या, तो इनका और लालच बढ़ता ही गया, समझे। तब इन्होंने क्या किया कि लॉर्ड डलहौजी एक नई नीति लेकर के आया, और उसने कहा, नई नीतियों में ये कहा लॉर्ड डलहौजी ने कि जिसके भी अपने पुत्र नहीं हैं उनका राज्य जो है कि अंग्रेजी शासन संभालेगी। दत्तक पुत्र को वो स्वीकार ही नहीं करेंगे। यानी ये देखो, जब तक अंग्रेज स्वीकार नहीं करेंगे तब तक वह माना ही नहीं जाएगा। इसके विरोध में विद्रोह हो चुका था 1857 को, वो बाद में पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत जो अंग्रेज राज्य हड़प लिए, इसे हड़प नीति भी कहा जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है, और शुद्ध हिंदी में इसे व्यक्तिगत संधि भी कहते हैं, समझे। लैप्स मतलब होता है गोद, यानी कि गोद लेने की जो नीति थी, उस बच्चे को आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं, उसको उत्तराधिकारी नहीं बना सकते हैं। आप जो है कि क्या कर सकते हैं, आप वह जो है कि राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा, अंग्रेजी राज्य में उसका विलय हो जाएगा। और उसमें सर्वप्रथम जो उसने सबसे पहले लिया अपने हाथों में, मुट्ठी अपने पंजे में लिया, वो लिया इसके अंतर्गत, इस नीति के अंतर्गत सतारा को लिया। और सतारा को कब लिया, 1848 को लिया, समझे। जैतपुर को कब लिया, 1849 में लिया। लेकिन मुख्यतः हम लोग डिस्कस करेंगे, अइलू गइलू को छोड़ दो, समझे। आयल गए मेहमान को छोड़ो, मुख्य मेहमान को पकड़ो, समझे। जब बाराती में जाते हो ना, कितना सुंदर अगर और भी लोग रहेंगे, और दूल्हा कितना भी खराब रहेगा ना, लेकिन छत पर से टुकुर 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 जो महिलाएं देखती है ना, वह बस जो है कि दूल्हे पर नज़र रहती है। वह एक दिन के लिए वह दूल्हा सबकी नज़र में हीरो रहता है। सब गलियों में झाँक झाँक करके देखते हैं कि दूल्हा कैसा है, दूल्हा कैसा है। और उसमें हमारी दादी माँ तो और होती हैं, जो है कि दूल्हा कैसा में, दूल्हा कैसा में, कुछ कमियां भी निकालती हैं। अगर थोड़ा नाक चिकट हो रहा तो समझ गए दूल्हा का नाक चिकट, जैसे कमियां निकालती हैं। क्या करोगे, खूबसूरती अंदर से होनी चाहिए बच्चों। अब ध्यान देना, तो हम लोग मुख्य की चर्चा करेंगे। मुख्य में क्या आ जाएंगे, एक सतारा आ जाएगा, फिर एक हो जाएगा संभलपुर। संभलपुर इनको कब होता है, 1849 में, ये 1849 में, ये भी 1849 में। एक हो जाता है झांसी, और एक हो जाता है हमारा नागपुर। तो झांसी को इन्होंने कब मिला लिया, झांसी को इन्होंने इस नीति के अंतर्गत 1852 में मिला लिया। और नागपुर को भी इन्होंने इसी नीति के अंतर्गत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स व्यक्तिगत संधि के अंतर्गत 1854 में मिला लिया। अब आप लोग डिस्कस करोगे, सर आपने बता दिया सहायक संधि व्यक्तिगत संधि के बारे में, लेकिन ये आदर्श नीतियाँ क्या थी। तो ये आदर्श नीतियाँ वो नीतियाँ थी, जैसे शासन पर आरोप लगा दिया कि आप अच्छा शासन नहीं कर रहे हो, कुशासन का आरोप लगा दिया, और सारे आरोप लगा करके उनको जो है कि उन राज्यों को भी अपने अंडर में ले लिया। तो ये सब नीतियाँ थी जिनके द्वारा जो है कि ब्रिटेन अपनी ये साम्राज्यवादी नीतियाँ थी जिनके द्वारा अंग्रेज और भारत में अपना साम्राज्य विस्तारित कर रहे थे। सहायक संधि, व्यक्तिगत संधि, और दूसरी भी कई संधियाँ थी, समझे। लेकिन दो मुख्यतः हैं, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग तैयार करना। सहायक संधि के मुख्य कौन थे, लॉर्ड वेलेजली, और व्यक्तिगत संधि वाला वेरी इंपॉर्टेंट, ये कौन थे, लॉर्ड डलहौजी, समझे। अब नेक्स्ट आना आप सभी लोग। अब ध्यान देना, सहायक संधि के अनुसार मैसूर सबसे पहले लिया गया 1799 में, उसके बाद अवध, मराठा, ये इंपॉर्टेंट है, मैसूर, अवध, मराठा। और यहाँ पर बात करना आप लोगों को, हैदराबाद के निजाम सर्वप्रथम, उसके बाद मैसूर, उसके बाद अवध, उसके बाद मराठा। यहाँ पर आप लोग देखना मुख्यतः 4, सतारा, दूसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट संभलपुर, तीसरा झांसी, और चौथे नंबर पर नागपुर।
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कभी मणिकर्णिका का फिल्म, मणिकर्णिका मूवी देखिएगा कंगना रनौत का। बहुत ही, अगर कहें भारत में वीर महिलाओं की कमी नहीं है, समझना। ये भारतीय नारी की एक ऐसी ऐतिहासिक नारी है जो भारतीय नारी के लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत है, बहुत ही प्रेरणा स्रोत है। उस ज़माने में भी वो सोचे तलवार वलवार सीख लेती थी, तलवार वलवार सब चलाती थी। कौन कहता है कि भारत में जो है कि महिलाओं को जो है कि इतना अधिकार नहीं दिया था। शुरू से ही साक्ष्य रहा है कि भारत की एक संस्कृत काव्य है, यत्र नरस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यह काव्य हमारे ही श्लोक से निकले हैं और आज उस देश में वास्तव में तभी तो आज हिमा दास जैसी बेटियां निकल रही हैं। चलिए अब हम आप लोग को बताएंगे ब्रिटेन की शिक्षा नीति के बारे में, नहीं ब्रिटेन की आर्थिक नीति के बारे में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मुख्यतः दो चीज़, साम्राज्यवादी नीति और आर्थिक नीति। हमने साम्राज्यवादी नीति को पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटेन की आर्थिक नीति के बारे में। जो नेक्स्ट वीडियो होंगे उसमें हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा, प्रशासनिक, प्रेस और सांस्कृतिक नीति के बारे में। लेकिन ये हमने ख़त्म कर दिया, अब इनकी आर्थिक नीति के बारे में पढ़ते हैं। तो सभी लोग बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रहिए आर्थिक नीति के बारे में। आर्थिक नीति पर हम लोग ज़रा ध्यान देते हैं। आर्थिक नीति में क्या होती है, मुख्यतः जो पैसा से रिलेटेड हो। तो पैसा से रिलेटेड क्या आ जाता है, आप लोगों को पता है भू राजस्व नीतियाँ। भू राजस्व नीतियाँ का मतलब भूमि से जुड़े जो भी नीतियाँ इन्होंने बनाया। अरे भूमि जिसका है तो पैसा टैक्स तो लगता है, समझे। टैक्स वो भूमि पर भी लेते थे, लगान लेते थे, वसूलते थे। तो भूमि से वो कैसे राजस्व, कैसे मुनाफा कमाए कंपनी, किसानों से कैसे मुनाफा कमाए, उसको कहा गया भू राजस्व नीति, समझे। दूसरे नंबर पर कृषि का उन्होंने व्यावसायीकरण किया, यानी जो भी कृषि है उसको व्यावसायीकरण किया, यानी व्यवसाय के रूप में बदला। उससे कृषि से हम लोग कैसा पैसा कमाएं, कौन सी फसल बोए कि हमको व्यवसाय, अपने प्रोफेशन में हमें फ़ायदा हो। एक कंपनी का क्या होता है मेन मोटिव, फ़ायदा कमाना, समझे। फिर हो जाता है धन का निष्कासन। वो धन का निष्कासन कैसे करे, धन को कैसे गरीबी जो जनता है, जो भारत की जो जनता थी, उन्हें कैसे गरीब किया जाए और ब्रिटिश का खजाना कैसे भरा जाए, धन का निष्कासन। बैंकिंग उन्होंने लाया। ध्यान देना, ये सब चीज़ें भले आधुनिक आप लोगों को लगे, लेकिन उन्होंने अपने लिए लाए थे, अपने फ़ायदे के लिए लाए थे उन्होंने भारत में, कि किस तरह से भारत को जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोखा जाए। ये कहा जाता है बच्चों कि ब्रिटेन कहते थे कि भारत में जितने भी, भारत जो है कि क्या होता है, हम अंग्रेज़ ऐसे थे कि गंगा तट से सभी अच्छे चीज़ें सोख करके, वो कहते थे कि हमारी नीतियाँ एक ऐसी स्पंज की तरह हैं, यानी एक ऐसी रुआ की तरह हमारी नीतियाँ हैं जो भारत के गंगा तट से सभी अच्छी चीज़ों को निचोड़ करके और टेम्स नदी के, टेम्स लंदन में है, टेम्स नदी के किनारों पर ला के छोड़ देती है। यानी कि हमारी चीज़ें सारे सोख करके स्पंज की तरह, और उसको कहाँ निचोड़ देते थे, इंग्लैंड में। यानी कि भारत का सारा धन खींच करके कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड में। तो उसके लिए नीतियाँ तो बनानी पड़ेगी। तो वो नीतियाँ आर्थिक नीतियाँ कहलाएंगी, जो किससे रिलेटेड हो, जो पैसा से रिलेटेड हो। अर्थ मतलब होता है पैसा, और तू पैसा करता है, समझे। अब ध्यान देना, कृषि का व्यवसायीकरण करते हैं, इसके लिए धन का निष्कासन करते हैं, बैंकिंग, रेलवे करते हैं, फिर औद्योगिकरण करते हैं। अब ध्यान देना, इन छहों के माध्यम से वह किस तरह से अपनी आर्थिक नीतियाँ भारत में लागू करते हैं, ये डिस्कस करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग डिस्कस करेंगे भू राजस्व नीति के बारे में। ये हमारा क्या है, आर्थिक नीति, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, भू राजस्व के बारे में। ये सारी की सारी आर्थिक नीतियाँ हैं। छो नोट करते रहना बीच बीच में, या हम इतना जानते हैं, अगर बढ़िया से सुन भी लोगे तो कहानी की तरह तुम लोग को पता हो जाएगा। बिल्कुल आसान है चीज़ें, बस कहानी की तरह सुनते जाओ। भू राजस्व नीतियाँ में उन्होंने क्या किया, मुख्यतः जो भू राजस्व, भूमि से राजस्व कैसे लें, उनके लिए जो नीतियाँ लागू किया वह मुख्यतः 4 थी, समझे। 4 कौन कौन सी थी, उन नीतियों के बारे में जानना। सबसे पहले थी इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी
इजारेदारी प्रथा या राजस्व नीति, जिसे पंचशाला भी कहते थे, जिसे क्या कहते थे, पंचशाला भी कहते थे। उसके बाद आ जाती है दूसरी नीति जो इम्पोर्टेंट होती है, अस्थाई बंदोबस्त। तीसरी जो इम्पोर्टेंट नीति आ जाती है वो हो जाती है रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये सब किसानी से जुड़े थे, रैयतवाड़ी व्यवस्था। और चौथी में हो जाती है महालवाड़ी व्यवस्था। ये भू राजस्व की 4 मुख्यतः नीतियाँ थी जिनको आप सभी को याद करना है। अब ध्यान बता दें आप लोगों को, ये इजारादारी प्रथा की शुरुआत किसने किया था? वारेन हास्टिंग ने किया था। वारेन हास्टिंग जब आया, वारेन हास्टिंग्स, तब उसने क्या किया, इजारादारी प्रथा मतलब क्या किया कि एक भूमि का टुकड़ा ले लिया, मान लो 5 बीघा, 10 बीघा, 25 बीघा, समझे। और जब जाता था तो क्या करता था कि नीलाम लगाता था भूमि का 5 बरिस के लिए, कि भाई जो सबसे ऊंची भूमि का लगान लगाएगा, कि हम 5 साल में सबसे ज़्यादा जो टैक्स देगा, सबसे ज़्यादा जो उस भूमि का 5 साल में ज़्यादा टैक्स देगा वो उसी का हो जाएगा। और 5 साल के बाद वो किसान जो कि क्या करेगा, उस भूमि का टैक्स दे देगा, किसको? अंग्रेजी सरकार को। तो इसमें क्या होता था कि इसको कहा गया इजारेदारी प्रथा, जो सर्वप्रथम भारत में लागू हुई थी। और भारत में सबसे अधिक जो लगान लगाएगा, ठेका जो देगा, मतलब ठेका चला जाता था। जैसे शराब के ठेके पर जानते हो क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो ठेका दे देगा पैसा सरकार को ना, उसको जो है कि अपने इलाके में शराब बेचने का अधिकार हो जाता है। तो उसी तरह से भूमि का जो सबसे ज़्यादा पैसा दे देगा 5 वर्ष ठेका लगा करके, उसी की भूमि हो जाती थी। तो ये ठेका लगाने वाली जो थी खेती की जो ठेका होती थी, खेतों की ठेका लगाई जाती थी, बोली लगाई थी, नीलामी लगाई जाती थी, उस प्रथा को कहा जाता था इजारेदारी प्रथा। क्या कहा जाता था? इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी का मतलब होता है जमींदार या ठेकेदार। जमीन का मतलब जमीन जिसका दार, यानी जिसका ज़मीन है, पहरेदार जो पहरा कर रहा है, जो जिसकी ज़मीन हो गई, तो इजारेदारी का मतलब होता है ज़मींदार, समझे। अब ध्यान देना, ये वारेन हास्टिंग की जो नीति थी ये असफल हो गई। क्यों? क्योंकि हर बार जो है कि किसान कई बार इतना ऊंचा बोली नीलाम लगा देते थे लेने के चक्कर में कि वो दे नहीं पाते थे उतना, और कई बार इतना कम नीलामी लगती थी कि वो सूटेबल नहीं हो पाता था। तो यह सोच करके अब ये तो नीति फेल हो गई। तब जो है कि अस्थाई बंदोबस्त लागू करते हैं। हम लोग आपको बता दें, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसके फाउंडर कर थे, अस्थाई बंदोबस्त के लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनका मकबरा हमारे गाजीपुर में है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, गाजीपुर का नाम आते एक ही चीज़ जुबान पे आता है, वीरों की धरती, जवानों का देश, लाहौरी, काशी, उत्तर प्रदेश। तो जिनका मकबरा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में ही है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो फाउंडर थे अस्थाई बंदोबस्त की, समझे। और अस्थाई मतलब जानते हो क्या होता है? इन्होंने सोचा कि अरे भाई वारेन हास्टिंग, हम भूमि से जितना चाहें उतना मुनाफा तो कमा नहीं पा रहे हैं ये भारतीयों से, तुम आप तो बैठे क्या कर रहे हो, समझे। तुम्हें कुछ तो ऐसा करना चाहिए ताकि भारतीयों से हम भूमि का अधिक से अधिक लाभ कमा सकें, अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकें। तब इन्होंने क्या किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक नीति लागू की जिसे कहा गया अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई मतलब होता है परमानेंट, अब बंदोबस्त का मतलब है सेटलमेंट। बंदोबस्त मतलब व्यवस्था, यानी ये कहा ना कि हम परमानेंट व्यवस्था कर देते हैं। और परमानेंट व्यवस्था में इसने क्या किया कि परमानेंट व्यवस्था में, अस्थाई बंदोबस्त में इसने क्या किया कि मान जाओ कोई भूमि है, समझे, 5 बीघा 25 बीघा, तो उसने कहा कि देखो भाई, इस भूमि पर हम टैक्स लगा देते हैं कि 5 बीघा भूमि पर हमें 100 रुपया टैक्स चाहिए किसी भी तरह, चाहे तुम्हारा अनाज हो चाहे ना हो, बोली नहीं लगेगी। अब 5 बीघा भूमि है तो हमें 1 साल के लिए 100 रुपया टैक्स चाहिए, समझे। तो ये बताओ, अब किसान तो ज़्यादा हैं, समझे, किसान क्या हैं, ज़्यादा हैं, तो हर किसान के यहाँ तो जाएगी नहीं कि टैक्स दो, अंग्रेज़ तो जाएंगे नहीं। अंग्रेज़ों ने क्या किया कि मान जाओ किसान हैं, किसानों के अंतर्गत 5-5 बीघा 10-10 बीघा खेत है, तो उन्होंने क्या किया, इन सारे किसानों को एक नियंत्रण में कर दिया, एक ज़मींदार को ला दिया बीच में,
और ज़मींदार को बोला कि देखो इनसे तुम्हें, इन किसानों से तुम्हें क्या करना है, 500 बीघा ज़मींदार के अंतर्गत कर दिया, जिनके अंतर्गत कई किसान हैं। और ज़मींदारों को बोला कि देखो इन किसानों से तुम्हें इस समय पर तुम्हें इतना टैक्स लेकर लेना है, और जितना मान लो टैक्स 100 रुपया मिला तो उसका 10/11 भाग तुम किसको दे दोगे, अंग्रेज़ों को दे दोगे, और 1/11 भाग जो होगा वह जो है कि किसके पास रख लोगे, अपने पास लोगे। यानी कमीशन के रूप में 11 रुपया में 1 रुपया ज़मींदार का हो जाता था और ब्रिटिश का 10 रुपया हो जाता था। अब क्या होता है, ये ज़मींदार जो है कि इन किसानों का शोषण बहुत ज़्यादा करते थे कि ताकि ज़्यादा मतलब ये अगर टैक्स हमारा इतना हो जाए, और जो थोड़ा ज़्यादा टैक्स देगा ना उसका रेवेन्यू और बढ़ा के दिया जाएगा, उसकी उस ज़मींदार की वैल्यू और बढ़ जाएगी। तो ये क्या करते थे कि टैक्स वसूलते थे और जब किसानों से, और इनका ये मुनाफा इनका बीच का हो जाता था, अंग्रेज़ों का 10 हो जाता था। तो इस तरह से, और देखो अगर मान जाओ समय पर अगर किसी ज़मींदार ने ब्रिटिश सरकार को पैसा नहीं दे पाया तो उसी शाम को ही इस ज़मींदार से भूमि छीन ली जाएगी, जागीरदारी छीन ली जाएगी, और इससे बड़े ज़मींदार को भूमि दी जाती थी। आप लोग सोचेंगे कि बड़ा ज़मींदार को क्यों, अगर ये ज़मींदार फेल हो गए तो दूसरे बड़े ज़मींदार को यहाँ बिठाते थे। ये बताओ, अगर कमज़ोर ज़मींदार यहाँ पर बैठा देगा उसके जगह पर, तो ये वाला उसको मार सकता है ना, तो इसलिए इस जगह पर छीन करके दूसरों को बैठा देते थे। अब इस तरह से ज़मींदार जो कि अंग्रेज़ों को टाइम पर पैसा दे देते थे। तो इस व्यवस्था को कहा गया अस्थाई बंदोबस्त, समझे। और इसके अंतर्गत हम बात बता दें आप लोगों को, पूरे की पूरी 30% जो और 19% जो भारत की भूमि थी उस पर जो है कि यही नीति लागू थी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो भारत पर जो नीति, हर तरह की भूमि पर अलग अलग नियम लागू थे भूमि से रिलेटेड। अरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ और है तो नागपुर में कुछ और है, वहाँ की स्थितियों के अनुसार नीति लागू करते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था ऐसी नीति थी जो भारत की 51% भूमि पर लागू थी। उस क्षेत्र में कौन कौन से आ जाएंगे, पूरे भारत की 51% क्षेत्र आ जाएंगे जिस पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी, भू राजस्व की नीति। वो कौन कौन सी थी, मद्रास का इलाका हो गया, मुंबई का इलाका हो गया, तुम्हारा आसाम का इलाका हो गया, पूर्वी बंगाल का इलाका हो गया, पश्चिमी भारत का इलाका हो गया, उन सब पर जो कि रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। अब आप लोग कहोगे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होती है। रैयत जो शब्द होता है इसका अर्थ होता है किसान। रैयत का अर्थ क्या होता है, किसान, समझे। तब इन्होंने क्या किया कि इस व्यापार, इसके अंतर्गत किसान जो है कि डायरेक्टली कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को लगान देता था। किस नीति के अंतर्गत, रैयतवाड़ी व्यवस्था भू राजस्व नीति के अंतर्गत, समझे। और अगर किसान समय पर न दे पाए डायरेक्टली कंपनी को लगान तो उसकी भूमि जब्त हो जाती थी, छीन ली जाती थी, समझे। अब आया महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था क्या होती है, तो महाल का मतलब होता है, इसके प्रवर्तक जो थे वो थे हॉल्स मैकेजी। कौन थे, हॉल्स मैकेजी। हॉल्स मैकेजी, मैकेजी हॉल्स मैकेजी, हाली मैकेजी। हाँ, महालवाड़ी व्यवस्था। अब एक चीज़ अगर हम बात करें आप लोगों को, तो एक चीज़ आप लोगों ने भूल गया था, ये जो इम्पोर्टेंट था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किसने किया, टॉमस मुनरो ने लागू किया। टॉमस मुनरो, टॉम एंड जेरी है, टॉमस मुनरो। महालवाड़ी व्यवस्था किया हॉल्स मैकेजी ने। और हॉल्स मैकेजी ने क्या किया कि महाल मतलब होता है ग्राम, गांव। इसने क्या किया कि मान जाओ एक गांव के अंतर्गत भूमि आती है 500 बीघा, तो उसने कहा कि उस 500 बीघा की भूमि जो होती है वो लगान सीधे ग्राम देगा। यानी कि जितना भी पूरा लगान होगा वह एक गांव देगा, गांव मिल करके अंग्रेज़ों को लगान देगा। तो जिसमें महाल का मतलब होता है ग्राम, गांव। तो ये जो भू राजस्व नीति थी जिसमें गांव ही पूरा जो है कि लगान देता है, गांव के अंतर्गत ही 500 या 1000 बीघा भूमि हो जाती थी और पूरा गांव ही लगान देगा मिल करके, उस व्यवस्था को कहा गया महालवाड़ी व्यवस्था।
कौन सा व्यवस्था कहा गया? महालवाड़ी व्यवस्था कहा गया। समझे? तो इस तरह से हम लोगों ने जो अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियाँ थी, भू राजस्व नीतियाँ, उसको जो है कि हम लोगों ने डिटेल पढ़ लिया। समझे? अब क्या होता है आप लोग को बता दें, कृषि का व्यवसायीकरण क्या होता है, इसको भी पढ़ना है दूसरे नंबर पर। देखो, 2 प्रकार की कृषियाँ होती हैं। एक कृषि होती है निर्वाह कृषि, जो अपने जीवन यापन के लिए हम लोग करते हैं, और एक जो हम अपने पैसा कमाने के लिए करते हैं। जैसा हमारे इलाके में जो है कि मर्चे टमाटर की जो खेती होती है, उसमें जो है कि क्या होता है कि यहाँ जो मर्चे टमाटर की खेती होती है वो आमतौर पर लोग खाने के लिए नहीं करते हैं, उसका व्यापार होता है मार्केट में। पतलगंगा मार्केट है, वहाँ पर हमको लगता है यूपी का सबसे बड़ा सब्ज़ी मंडी होगा इस समय, जहाँ विदेश भी जाते हैं, सब्जियाँ जाती हैं। तो हमारे यहाँ का जो सब्ज़ी मंडी है, जो लोग सब्ज़ी उगाते हैं मुख्यतः खाने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि कैश के लिए, पैसा के लिए करते हैं। समझे? और जो चाय उगते हैं आसाम मौसम में, वो भी जो है कि खाने के लिए नहीं, बल्कि उसका व्यापार हो सके। तो जो फसलों से हम व्यापार कर सकें उसको हम व्यावसायिक कृषि करते हैं, और जो फसल हम अपनी जीवन के लिए, निर्वाह के लिए करते हैं, यानी कि अपनी जीवन के लिए, खाने पीने के लिए करते हैं। जैसे 4 बीघा खेत है तो उसमें 1 बीघा गेहूँ बो दिए गाय अपने लिए, और आधा 5 मंडा जौ बो दिए गाय के लिए। समझे? गाय भी घर की सदस्य की तरह हो जाती है, जानवर भी हमारे लिए, वह सदस्य हो ही जाती हैं अगर हम बात करें तो, या पालतू पशु जानवर जो भी होते हैं। तो आप लोगों को बता दें, कृषि के व्यवसायीकरण में उनकी ज़रूरत थी। क्या ज़रूरत थी उनको? नील की ज़रूरत थी कपड़े पोताई करने के लिए, नील की ज़रूरत थी, चाय की ज़रूरत थी, अफीम की ज़रूरत थी। तो इन सब के लिए क्या किया उन्होंने? कृषि का व्यवसायीकरण किया। निर्वाह कृषि तो होती है, जो भारतीय लोग निर्वाह कृषि करते थे अपने खाने पीने के लिए। तो ये क्या करते थे? किसानों पर ज़बरदस्ती कहते थे कि तुम्हें चाय उगाना है, और तुम्हें जूट उगाना है, तुम्हें क्या उगाना है? नील की खेती करनी है। अब इससे क्या होता था कि हमारे जो किसान थे वह जो है कि उनको जो है कि दबाव दिया जाता था कि नहीं, तुमको करना ही है। अब असम में जो है कि क्या होता है, सर्वप्रथम इन्होंने चाय बागान असम में खोला था। समझे? सर्वप्रथम कब खोला था? चाय बागान असम में खोला था। और असम में जब सर्वप्रथम इन्होंने चाय बागान कब खोला था? 1835 में। असम चाय बागान कंपनी ने खोले थे, असम चाय बागान की शुरुआत किए थे 1835 में। और असम चाय कंपनी का निर्माण होता है 1838 में। नील की खेती मुख्यतः होता था कहाँ पर? बिहार में। वो कहते थे कि किसानों को 3/20 भूमि पर ज़रूर नील की खेती करनी है। अगर नहीं करते थे किसान नील की खेती ना, तो उनको सज़ा दिया जाता था। ये सोचो कि जो किसान है उसको मजबूरी ये सब खेती करा जाता था। भले किसान घर के किसान हैं, उनके घर में भले खाने के लिए आटा चावल दाल न रहे, वो बिना खाए बिना मर जाए, लेकिन उनको मतलब था कि हमको ये वाला फसल चाहिए। सोचो कितना हाथ करते थे, ज़बरदस्ती खेती करवाते थे, और उसमें सस्ते दामों पर लेते थे। ये नहीं कि मुनाफा अपने लिए कमाते थे। नील को कह दिया कि 2 रुपये किलो दे दो, समझे? 2 रुपया क्या करोगे? अब जो है कि किसान जो नील है बहुत सस्ता में अपने खरीद लेते थे, अपने फ़ायदे के लिए अपने मन मर्जी दाम लगाते थे। ये भी तो प्रॉब्लम थी। ये तो प्रॉब्लम नहीं थी कि वो जो है कि उसका मुनाफा कमा रहे तो उसमें किसान का मुनाफा होगा। एक तो ज़बरदस्ती खेती करा रहे थे, और ऊपर से एकदम कम दाम दे रहे थे, जिस तरह से किसानों का अधिक से अधिक शोषण होता जा रहा था, और नहीं करने पर कोड़े बरसा रहे थे। तो ये था कृषि का व्यवसायीकरण, यानी कृषि को भी उन्होंने व्यवसायीकरण कर दिया, ताकि अधिक से अधिक यह एक ऐसी आर्थिक नीति थी जिसे भारतीय किसानों को निचोड़ा जा सके। समझे? कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। समझे? अब हम लोग इतना पढ़ लिए, हम लोग और पढ़ेंगे औद्योगिकरण के बारे। आप लोगों को पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो होता है हम आप लोगों को पढ़ाएंगे धन का निष्कासन के बारे में। धन का निष्कासन के बारे में ये होता है, धन का मतलब होता है, जानते हैं, धन, मनी। समझे? निष्कासन का होता है निकालना। ये एक ऐसी नीति लागू की है कि भारत में जो धन है अधिक से अधिक, उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा निकाला जाए। समझे? मोदी बहुत बढ़िया ये जानते हैं, सही बताए तो
नोटबंदी लागू कर दिए, सारी की सारी महिलाएं जितनी भी गुल्लक थी वो फोड़ना पड़ा उन सबको। कितने की चोरी सामने आ गई, समझे। चोरी नहीं कहोगे, अब भैया कोई तिजोरी भर रहा है, घर की महिलाएं तो अच्छी ही काम में लगाती हैं समय आने पर, समझे। वो संरक्षिका होती है ना घर की। अगर 2 रुपया उनके पास रहेगा ना, 5 रुपया रहेगा ना, और उन्हें 10 रुपया मिलेगा ना, तो 8 रुपया जो है कि अधिका से अधिका बचा लेती हैं। अगर 5 रुपया गई हैं सब्ज़ी दुकान, अरे कहीं सब्ज़ी भी करने, तो उनकी तरह सब्ज़ी शायद ही कोई करे। लड़ झगड़ करके अपने गोलगप्पे के लिए पैसा बचा ही लेंगी, या कुछ भी रहेगा अपना पैसा बचा लेंगे किसी भी तरह, समझे। तो उसको पॉजिटिव वे में ले सकते हो, निगेटिव वे में तो बहुत सी चीज़ें हैं ही, ऐसी कोई बात नहीं है। तो धन का निष्कासन जो है कि अंग्रेज जो है कि कैसे करेंगे भारतीयों से, इसके लिए नीति बनाई। और इसी के अंतर्गत एक अंग्रेज़ थे, उन्होंने कहा कि हमारी जो नीतियाँ ये होंगी धन का निष्कासन, ये एक ऐसे स्पंज की तरह होंगी जो गंगा तट से सभी अच्छी अच्छी चीज़ें सोख करके और टेम्स नदी के किनारे छोड़ देगी, समझे। बैंकिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हो गया, बैंकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। आ जाना, बैंकिंग के बारे में थोड़ा पढ़ना। भारत में बैंकिंग कैसे करती हैं। 1770 में सर्वप्रथम अंग्रेज़ों ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्टैटिक जीके भी तैयार होगा आप लोगों का। 1770 में सर्वप्रथम अंग्रेज़ों ने, ध्यान दो बच्चों, 1770 में जो अंग्रेज़ थे उन्होंने सर्वप्रथम बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की है। किस बैंक की स्थापना की है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की है, समझे। 1770 में पहला बैंक आया, कौन सा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और 1806 में इन्होंने सबसे पहले, उसके बाद लाया बैंक ऑफ बंगाल। क्या लाया, बैंक ऑफ बंगाल, समझे। 1840 में उन्होंने लाया बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे। और फाइनली 1865 को लाया कौन सा, बैंक ऑफ इलाहाबाद, समझे। बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे, इलाहाबाद, 1806, 1840, 1865, ये तीनों लाए बारी से बारी। और सर्वप्रथम 1770 में ही ला दिए थे बैंक ऑफ हिंदुस्तान, समझे। तो ये पहला प्रेसिडेंसी बैंक था। पहला प्रेसिडेंसी बैंक जो भारत का था वह कौन सा था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब क्या होता है कि 1921 में इसी को, इन तीनों को मिला करके एक बैंक बना देता है। 1921 में तीनों बैंकों का विलय करके, इन तीनों बैंकों का विलय करके 1921 में इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिए। इसे क्या बना दिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिए। जब इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिए तो हमारी देश की आज़ादी के बाद, ये 1921 में काम किए, लेकिन देश की आज़ादी के बाद जो गोरेवाला समिति थी, गोरेवाला समिति ने क्या किया, 1955 को ही इसका राष्ट्रीयकृत कर दिया, यानी इस बैंक को नेशनलाइज कर दिया, समझे। और इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से चेंज करके, बहुत महत्वपूर्ण है, अब इसकी बैंक का नाम चेंज करके कौन सा नाम रख दिया, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेशनलाइजेशन कब हुई, 1955। तो किस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आया है भारत में, आप लोग देख लिए। पहले 1806 में बैंक ऑफ बंगाल आया, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे आया, 1865 में बैंक ऑफ इलाहाबाद आया, समझे। और फिर 1921 में एक एक्ट अनुसार उसका विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर लिया। और भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1955 में इसका नाम SBI कर दिया गया, चेंज कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया, समझे। ध्यान देना, इसके फाउंडर जो थे वो अंग्रेज ही थे, समझे। अब 1844 में 94 में हम आप लोग को बता देते हैं, जो बैंक आया वो था पंजाब नेशनल बैंक, PNB, पंजाब नेशनल बैंक आया। पंजाब नेशनल बैंक पहला ऐसा बैंक था भारत का जिसका संस्थापक न कोई अंग्रेज था बल्कि एक भारतीय था, जिसका नाम क्या था, लाला हरकिशन। वह एक भारतीय थे जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। तो ये सब स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछते हैं, और आप उस समय जब रटेंगे ना तो भूल जाएंगे, और यहाँ पर समझ लेंगे ना तो क्या करेंगे,
भूलेंगे नहीं, टिक मार देंगे आसानी से दिमाग में, क्योंकि आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग पावर चीज़ें बन गई हैं। जब हम किसी चीज़ का बेस जान जाते हैं तो फिर उस पर रेस लगाने में हमें टाइम नहीं लगता है, समझे। इसीलिए बेस मजबूत होना, इसीलिए अपना बेस मजबूत करो। अब क्या होता है, हम आप लोग को बता देते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब आया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरह से आया, तो 1 अप्रैल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत का सरकारी बैंक इसी को माना जाता है। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, समझे। इसकी स्थापना की गई किस एक्ट के अनुसार, आरबीआई एक्ट के अनुसार 1934 में। स्थापना आरबीआई एक्ट के अनुसार 1934 में आया, और इसकी स्थापना कब हुई, 1935 में हुई। समझ आ रहा है। आरबीआई की किसके अंतर्गत है, किस एक्ट के अंतर्गत, 1934 में एक्ट में आया, और की स्थापना कब होती है, 1935 में होती है। और फाइनली जब हमारा देश का संविधान बन जाता है, जब हमारा देश स्वतंत्र हो जाता है, तो 5 करोड़ पूंजी के शुरुआती के साथ 1 जनवरी 1950 को क्या होता है कि इसको राष्ट्रीयकृत कर दिया जाता है, यानी कि यह भारत का राष्ट्रीय बैंक हो जाता है। कौन सा बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, समझे। अब हम लोगों ने पढ़ लिया किसके बारे में, हम लोगों ने पढ़ लिया बैंक के बारे में। अब और 2 आर्थिक नीतियां जो बाकी हैं वो है रेलवे और विकास, औद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, रेलवे और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। कितने लोग सोचते हैं ना कि जो अंग्रेज़ है ना, ये रेलवे लाए थे तो भारत की विकास और सभ्यता के लिए लाए। वाकई में विकास हुआ रेलवे के बहाने, लेकिन इनका अपना प्रॉफिट था। पहला प्रॉफिट तो ये था कि जो भी गांव, जो भी सुदूर इलाके हैं, उनमें अपना प्रभाव हम लोग जमा दें, जल्दी से सामान आएगा जाएगा, तो जाएगी हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को निचोड़ सकेंगे। और रेलवे के बहाने अगर भारत को ये कनेक्ट करने में सक्षम हो पाए तो एक राज्य दूसरे राज्य के जल्दी विरोध नहीं करेंगे। अगर कहीं विरोध भी हो तो तुरंत पहुंच जाएंगे, आवागमन में आसानी रहेगी, समझे। तो इन्होंने रेलवे अपने फ़ायदे के लिए लाया था। तो रेलवे से जुड़े तथ्य में हम लोग पढ़ेंगे आप लोगों को कि आप लोगों को रेलवे से जुड़े में क्या पढ़ना है कि 16 अप्रैल 1853 को सर्वप्रथम रेलवे भारत को लाया गया। हम आप लोग को बता दें, जो हमारा रेलवे है ना, वह बहुत ही बड़ा रेलवे सिस्टम है। अगर हम बात कर रहे थे आप लोगों को, शायद एशिया में पहला और भारत में दूसरा स्थान है, शायद। इस पर थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्लियरली नहीं बता पाऊँगा, आप लोग पता करिएगा, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। विश्व में दूसरा स्थान है, एशिया में पहला। हाँ, तो ये जो भारतीय रेलवे है, इसका एशिया में पहला स्थान है, और विश्व में इसका कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 को की जाती है, और जो इसकी स्थापना की जाती है किसके समय में की जाती है, डलहौजी के समय। यानी उस समय ब्रिटिश राज्य का जो मुख्य गवर्नर था वो कौन था, डलहौजी था। और जो पहला गाड़ी चलाया गया वह मुंबई से थाने, रेलगाड़ी जो चलाया गया वो मुंबई से थाने 33 किलोमीटर की दूरी चला गया, मात्र 33 किलोमीटर, मुंबई से थाने। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा अगर रेलवे का विकास हुआ होगा तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। अगर कोई पूछ दे, या आप लोग इतिहास के बारे में इतिहास पढ़े हैं तो इतना, मतलब थोड़ा डीपली तो थोड़ा पढ़ो, लेकिन हाँ डीपली नहीं मानोगे इसे पूरा, हम लोग अभी सरफेस पर ही पढ़ रहे हैं, तो इतना तो जानना चाहिए। तो लॉर्ड कर्जन के ही समय सबसे, देखो उस समय शासन कौन कर रहा था जब स्थापना हुई थी, लॉर्ड डलहौजी। लेकिन रेलवे का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ, लॉर्ड कर्जन में। लॉर्ड कर्जन जब था तो रेलवे का सर्वाधिक विकास हुआ था। और जो रेलवे का सर्वाधिक विकास हुआ था तो ये कोई इंग्लैंड की सरकार नहीं करा रही थी, बल्कि एक प्राइवेट कंपनी ही करा रही थी। अरे पूरे भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का ही राज चल रहा है, समझे। तो ये इसका भी विकास किसने कराया था, रेलवे का सर्वाधिक विकास लॉर्ड कर्जन के समय था। और रेलवे का जो लाइन बिछाया गया था वह प्राइवेट कंपनी के द्वारा बिछाया गया था, समझे। और 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने रेलवे जो एक आर्थिक नीति थी जुड़ी,
उसके बारे में डिस्कस किया, आर्थिक नीति से जुड़े रेलवे चीज़ का। सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर हम बात करें तो अंग्रेज क्या थे, जो भारत के कुटीर उद्योग थे, जो पुराने उद्योग थे, जो हस्तशिल्प कारीगर थे, उनको जो है कि बहुत सताए, समझे, उन पर टैक्स लगाए, उनको किसी भी तरह से ख़त्म करने का प्रयास किया ताकि वहाँ उनका जो मार्केट है वो बढ़िया से चल सके। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, अगर हम भारतीयों को सामान बेचना होगा इंग्लैंड में ना, तो वो टैक्स लगाते थे, समझे, जैसे आज भी टैक्स देना पड़ता है। तो विदेश में अगर हम लोग बेचेंगे तो आयात निर्यात का टैक्स लगाते थे। लेकिन वो जब इंग्लैंड से सामान जब भारत में लाते थे तो उनकी ही सरकार थी तो टैक्स तो लगती ही नहीं थी। तो उनकी सामान, एक तो औद्योगिक क्रांति भी आ गई थी, तो उनकी जो सामान थी वो क्या थी, उनकी सामान सस्ती हो जाती थी, कोई टैक्स नहीं लगता था। हमारी सामान बिल्कुल महंगी हो जाती थी। वो किसी भी तरह चाहते थे कि भारत का जो उद्योग है उसको नष्ट कर दिया जाए, और जो अंग्रेज़ का उद्योग है यानी जो अंग्रेज़ी सामान है वह किसी भी तरह से चले ताकि अंग्रेज़ों को डबल मुनाफा हो। एक यहाँ से खींच रहे हैं धन और यहाँ से ले भी रहे हैं धन, ला करके सामान बना के भी धन ले रहे हैं। तब जो है कि क्या किया उन्होंने, इसी को कहा जाता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इस तरह से भारत के जितने भी कुटीर उद्योग थे, हस्तशिल्प थे, कारीगर थे, वह धीरे धीरे नष्ट होते चले गए। और अंग्रेज़ जो है कि अपना उद्योग को जो है कि क्या करते गए थे, अपने उद्योग को जो है कि बढ़ाते चले गए। और सबसे इसका जो प्रभाव पड़ा वह जो है कि किस पर पड़ा, वह पड़ा हमारे उद्योगपतियों पर, जो कुटीर उद्योग वाले थे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आ जाते हैं वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी का जन्म मुंबई में हुआ था और उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और हम आप लोगों को बता दें कि दादा भाई नौरोजी जो थे वह भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति थे, जो इस बात को समझाए थे, समझे। और अगर आपको कह दें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है कि किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी का कहा जाता है। उस समय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। 1865 में दादा भाई नौरोजी ने WC बनर्जी के साथ मिल करके लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना किए थे। दादा भाई नौरोजी एक ऐसे पहले भारतीय थे जो ब्रिटेन की लोकसभा, जिसे उस समय कॉमन हाउस ऑफ द पीपल कहते थे, उसके सदस्य बने थे। और इन्होंने किताब लिख करके, महत्वपूर्ण किताब लिखे थे, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, फिर उसके बाद लिखे थे पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये सब 4-5 बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखे और उस किताबों में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को समझाया था, समझे। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, विनष्ट औद्योगिकरण क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस कर लिया। तो आज जो है कि हम लोगों ने अंग्रेज की जो साम्राज्यवादी नीतियाँ थी और ये जो 6 आर्थिक नीतियाँ थी उनके बारे में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो के जब हम बनाएंगे तो उसमें आप सभी लोगों को यह समझाया जाएगा कि ब्रिटेन की जो सांस्कृतिक नीति थी, प्रेस नीतियाँ थी, शिक्षा नीतियाँ थी, सांस्कृतिक नीतियाँ थी, इन सब का वर्णन करेंगे। आप तब तक के लिए आप सभी लोगों को गुड बाय। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।